नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पीसीसी प्रमुख दीपक बैज की नई टीम को लेकर। पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में हार के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक बदलाव कर सकती है और टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने दीपक बैज को कई टास्क दिए हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि दीपक बैज फिलहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। पायलट ने दीपक बैज को जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहा है और संगठनात्मक नियुक्तियों के लिए फ्री हैंड दिया है। इसके लिए लिस्ट जल्द से जल्द संगठन को भेजी जाएगी। लिस्ट भेजते ही अप्रूवल मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में इसी साल नगरीय निकाय के चुनाव होने और इसी के साथ ही एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है। इसकी तैयारियों को देखते हुए दीपक बैज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल यह है कि दीपक बैज अपनी नई टीम कब तक बनाएंगे। बैज अपनी टीम में युवाओं को ज्यादा मौका देना चाहते हैं, जिस पर भाजपा ने बैज को चला हुआ तीर करार देते हुए भूपेश बघेल की फोटो कॉपी बता दिया। क्या बैज निकाय चुनाव से पहले अपनी नई टीम बना लेंगे या निकाय चुनाव के परिणाम उनकी किस्मत तय कर देंगे? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। ज़्यादा मौका मिलेगा और अनुभवी चेहरों को हम लोग मैदान में उतारेंगे और युवाओं से काम लेंगे। और देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि इस महीने अंत से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है और निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना है। सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ हमको लड़ना है। सड़क की लड़ाई, जनहित के मुद्दों को उठाना है। इसलिए हम लोग मजबूत एक कार्यकर्ता और साथी की आवश्यकता है जो संगठन को मजबूती के साथ चला सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपनी संगठन खुद नहीं चला पा रही है और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, बल्कि कांग्रेस के तमाम नेता मिलकर पार्टी संगठन में सहयोग कर रहे। दीपक बैज खुद चूक गए हैं क्या? बूढ़े हो गए हैं तो चले हुए तीर हो गए हैं। दीपक बैज जो उसकी जगह में नया तीरंदाज आएगा, क्या कर लेगा वो नया तीरंदाज? तो ये सब सगुफेबाजी है। कुछ पेपर में कांग्रेस की जो जगह है उसको भरना है, इसलिए कि कोई एक बयान डेली दीपक बैज जी दे देते हैं। बाकी वो फोटो कॉपी तो भूपेश बघेल जी के हैं। उनको कोई नेता तो मानता नहीं, उनके दृष्टिकोण को कोई स्वीकारता नहीं। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। अमरजीत सिंह छापड़ा भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शालिनी रामटेके कांग्रेस से और गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस से ही सवाल लेना चाहूँगा शालिनी जी, क्योंकि चर्चा हो रही है आपके संगठन में बदलाव को लेकर। शालिनी जी, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे संगठन के अंदर? पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए बात की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा था कि बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा जिस तरह के चुनावी नतीजे आए थे। जी हाँ, पहली बात तो विधानसभा जब चुनाव हुआ था उस समय भी संगठन में कुछ बदलाव होने की चर्चाएं चली थी। लेकिन उस समय ऐसा था कि पहले जो है पुराने और जिनको अनुभव है उनसे काम ले लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद कहा गया कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद परिवर्तन होगा। फिर उस समय भी परिवर्तन नहीं हो पाया। तो अब नगरीय निकाय चुनाव है तो हम चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता है वो मजबूती से सशक्त होकर काम करे। इसलिए शायद संगठन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। ये शायद लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के समय ही हो जाना चाहिए था। शायद विचार मंथन को लेकर शायद इसमें डिले हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत पहले से कयास लगाते हुए आ रहे हैं कि कुछ न कुछ बदलाव होने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और विधानसभा चुनाव के समय ही कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी चेंज हो जाएंगे। उनके जगह पे हमने नाम सुना था देवेंद्र यादव जी का, वो आने वाले हैं। फिर लोकसभा के समय हमने नाम सुना था कि टीएस बाबा जी को मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अब वहीं पे अजय चंद्राकर जी जो बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे तो मैं यही कहूंगी, इतने सालों तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एक मौन धारण लिए, जैसे अन्ना हजारे जी एक मौन धारण लिए वो चले गए थे ना अज्ञातवास में, उसी तरह से अजय चंद्राकर जी उठ के आए हैं और इस अज्ञातवास को खत्म करते हुए एक नया नया बयान देते हैं कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, कांग्रेस वैसा कर रही है। अगर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नई युवाओं को, नई पीढ़ी को अगर काम सौंपना चाह रही है, उनसे काम लेना चाह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई
परेशानी होनी चाहिए। भाई संगठन में परिवर्तन ही तो कार्यों को मजबूत करता है, संगठन को मजबूत नहीं, करता है। निश्चित रूप युवा से पीढ़ी शालिनी जी में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि संगठन में युवा फील्ड पे उतरेंगे, जनता तक पहुंचेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठ के जो लॉबिंग कर रहे हैं, क्या उस पर भी विचार करने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि नीचे तो समस्या ही, ऊपर भी एक बड़ी समस्या है। आपकी पार्टी के इतने ज्यादा बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, उनमें ही आपस में टकराव की स्थिति हमें देखने को मिलती है। देखिए, पार्टी में टकराव हर एक पार्टी में होती है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में भी ये चीजें देखने को है, बीजेपी में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये बात ये है कि अगर कांग्रेस में कुछ होता है, अगर कोई छींक भी आती है ना, तो बीजेपी उसको मुद्दा जरूर बनाती है। तो यही चीजें मैं कहना चाहती हूँ, अगर संगठन कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब वो उनकी रणनीति है, वो अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य करेंगे, ना कि विपक्ष के हिसाब से कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमरजीत जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, क्या समस्या है? अगर पार्टी अपने संगठन में कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करना चाहती है तो एक सतत प्रक्रिया है, पद खाली होते हैं, कोई पद आपका प्रमोट होता है तो नीचे के जो पद खाली होते हैं उनमें सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें क्या समस्या है? कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है जैसे आप करते हैं। देखिए अभिषेक जी, जिस विषय पर आपने आज जो डिबेट रखा है, सर्वप्रथम तो कहना चाहूंगा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी विषय है। संगठन का चुनाव हर पार्टी का एक अपना अंदरूनी विषय रहता है। चूंकि ये विषय चर्चा पे आ चुका है और शालिनी जी ने भी बहुत सारे विषयों को रखा, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जितनी बातें रखी, उन्होंने खुद कांग्रेस को ही अपने वाक्यांश से कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा पहले विधानसभा के बाद परिवर्तन हो जाने चाहिए थे, फिर उन्होंने कहा लोकसभा के बाद परिवर्तन हो जाने चाहिए थे, फिर वो भी कह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव है, इसमें शायद परिवर्तन हो रहा है। फिर उन्होंने कुछ नाम भी गिनाए, पहले देवेंद्र यादव जी का नाम गिनाया, वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे। फिर उन्होंने एक नाम गिनाया टीएस सिंहदेव जी का, शायद वो प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि दीपक बैज जी अपनी टीम बनाएंगे। तो कांग्रेस अंदरूनी अंतर कला से गुजर रही है, और जब एक राजनीतिक दल इस तरह से अपने अंतर कला से गुजरेगा तो निश्चित उसकी चर्चा बाहर भी आएगी, और जब चर्चा बाहर आएगी तो उस पर टीका टिप्पणी भी होगी। इसलिए कांग्रेस जिस स्तर पर काम करी, जिस तरह से काम करी, और लगातार हमने देखा है कि 2 चुनाव में जिनका कप्तान ही चुनाव लगातार हारता रहा है, वही कप्तान अब कह रहा है कि मैं अपनी टीम बनाऊंगा, लेकिन कप्तान वही मैं ही रहूंगा, मैं ही टीम बनाऊंगा लेकिन कप्तान मैं ही रहूंगा। तो ये तो समझ से परे है, कांग्रेस से खुद अंतर मनन की जरूरत है बहुत कुछ। दीपक बैज को चला हुआ तीर बता रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त कांग्रेस दीपक बैज जी को हटाने की स्थिति में है? ये देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मुद्दा है, लेकिन चला हुआ तीर या बुझा हुआ कारतूस का है। ये निश्चित ही ये कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ होती है, क्योंकि जिस टीम का कप्तान, जिस टीम का लीडर, जिसके नेतृत्व में 2-2 चुनाव लड़े गए हों और दोनों चुनाव यदि वो हार जाते हैं, तो ऐसे में उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्यों टीका टिप्पणी नहीं होगी? निश्चित ही टीका टिप्पणी होगी। और जब नाम भी आते हैं, ऐसे नाम आते हैं टीएस सिंहदेव जो लगातार पिछले कार्यकाल में 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर खुद ही जूझते रहे, अब उनका नाम फिर से ये लोग चर्चा में लाते, फिर उनको किनारे रख देते हैं। जो देवेंद्र यादव, जिन्होंने लगातार इस प्रदेश में कई बार ऐसे कारनामे खड़े कर दिए, अभी वो जेल के शिक्षों के पीछे है, जिन पर 2 बार जिनकी जमानत के लिए लगाया गया था, जो खारिज हो चुका और लगातार रिमांड पर चल रहे हैं, उनकी चर्चा ये लोग प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का बहुत अंतर्मनन की जरूरत है। 2 चुनाव ये पार्टी लगातार हार चुकी है, और नगरीय निकाय चुनाव भी इसी तरह से अंतरकला से हारेगी, बड़ी हार से। तो इनको अपने बड़े नेताओं से चर्चा करके समझना होगा कि संगठन को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है गंगेश जी, मूल मुद्दा यही है कि जिसके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, जो सीनियर नेताओं के बीच में जारी गुटबाजी को नहीं संभाल पाया, उसे जिम्मेदारी दे दी गई है पार्टी को मजबूत करने की। क्या कहेंगे इस पे? आप अनम्यूट के लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। जी गंगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो आपका रिसीव नहीं हो रहा है। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, तब तक मैं आपके पास आना चाहूँगा शालिनी जी। जो सवाल उठ रहा है नेतृत्व को लेकर कि जिनकी लीडरशिप पर ही सवाल उठ रहे हैं, और जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद लगातार ये आशंका बनी हुई है कि दीपक बैज जी की जगह किसी और को स्थान दिया जाएगा, क्योंकि जो आपकी जीत थी 2018 में वो ऐतिहासिक जीत थी। 68 पर आप पहुंच जाते हैं सीटों की संख्या में विधानसभा चुनाव में, और एकाएक आप 35 पे आ जाते हैं एक अगले ही चुनाव में। तो जाहिर तौर पर नेतृत्व पे सवाल उठ रहा है, और यही वजह है कि जिसके नेतृत्व पे ही सवाल है उसे संगठन को मजबूत करने का जिम्मा दिया जा रहा है। आप पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं।
देखिए, नेतृत्व पे उंगली किसने उठाया? बीजेपी ने उठाया। ठीक है, भूल चूक होती है, कभी हार कभी जीत ये होती है, तो इसकी जिम्मेदारी तो पार्टी ने ली है कि ठीक है, हमने आगे जीत देखा था, अब हार देखा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी लिया है। और वहीं पे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि बीसीसीआई के जो अभी जो जय शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में भी चुनाव क्रिकेट हम हारे थे, तो उसी को ले लीजिए ना। अगर हम ये कहें कि उनको तो हटा मैम देना मैम चाहिए। मैम वो क्रिकेट है, उसमें जय शाह जी खुद बैटिंग नहीं करते हैं। क्रिकेट ये राजनीति है, ये राजनीति है, हार जीत तो लगी रहती है ना। जैसे क्रिकेट होता है ना, हार जीत होती रहती है, एक ट्रॉफी लेके जाता है, घर पे बैठ जाता है, उसी प्रकार ये राजनीति है। अगर एक अगर जय पार्टी शाह जी जीतती है, टीम इंडिया के एक कैप्टन होते पार्टी हारती तो है। मैं इस अगर तर्क को ले सकता राजनीति था। में हम ठीक है, कांग्रेस वाले ही जीत जाए तो बीजेपी वाले तो 15 साल राज किए हैं सर। बीजेपी वाले तो 15 साल राज किए, 5 साल कांग्रेस को भी मौका मिला, अब उनकी जीत हुई है। वो हमारी पार्टी पे टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? अगर हम बदलाव कर रहे हैं अपने संगठन पे, तो अपने संगठन के नेतृत्व के लिए कर रहे हैं, उसकी मजबूती ठीक है। देने के लिए। अगर युवाओं को मौका मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इसमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक है गंगेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आ जी रही स्पष्ट है? है। जी जी, गंगेश जी, सवाल वही है कि जिनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठे हैं और जो सीनियर लीडर्स में जो टकराव की स्थिति थी उसे प्रदेश अध्यक्ष जी संभाल नहीं पाए, उन्हें अब संगठन को मजबूत करने का जिम्मा दिया गया। क्या स्थिति है इस वक्त, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की पार्टी की आंतरिक स्थिति क्या है? देखिए, आगामी नगरीय निकाय चुनाव परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस के सामने है। सबसे पहली तो संगठन की चुनौती, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जी कि जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें अभी पिछले 5 साल में जो एका नहीं बन पाया, 2.5 साल में तो फार्मूला, कथित फार्मूला था, हालांकि उसको लेकर लगातार असंतोष रहा। उसी का परिणाम रहा कि इनके हाथ से सत्ता चली गई और बम्पर बहुमत से आई हुई सत्ता चली गई। भाजपा इसके लिए बिल्कुल, तो भाजपा की तारीफ करनी होगी। उस 15 सीटों में इतना बड़ा गेन करके 50 में अपने आप को, उनकी जो बड़ी जीत अभी हुई 55 सीट की, वो उनकी अपने संगठित होकर बहुत कम समय में 1 साल की मेहनत में भाजपा ने ये मुकाम हासिल किया। और कांग्रेस के नाम से ये कहा जाता था विधानसभा चुनाव के वक्त, कांग्रेस की हार नहीं होगी, मतलब ये वैसा परसेप्शन बना होता। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने बाउंस बैक किया, वो काबिल तारीफ है और उनकी एकता देखते बनती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब विधानसभा के बाद लोकसभा के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव सामने है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बिल्कुल संगठित होने की जरूरत है अगर भाजपा को टक्कर देना है। भाजपा देखिए बहुत संगठित रूप से आगे बढ़ रही है, 50 लाख मेंबरशिप का अभियान उनका चालू हो गया है। और अभी हम कांग्रेस में नेताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एका कैसे हो, एकजुटता कैसे बनाए, सीनियर लीडर्स कैसे आपस में डाल के शांत करें। तो इस तरह का अगर झगड़ा चलता रहा तो आप कोई भी टीम लेके आइए, सही स्ट्रेटजी बना के, अगर आप मजबूत, अगर सामने आपका प्रतिद्वंदी अगर मजबूत है, उसके सामने आप पूरी मजबूती से नहीं उतरेंगे तो आपको दिखाई पड़ सकती है। तीसरी एक बड़ी चुनौती मैं बताना चाहूंगा नगरीय निकाय चुनाव में, पिछला चुनाव जो हुआ था पार्षदों के द्वारा चुने गए सारे महापौर और जो पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष है, तो वो तो पिछली बार डायरेक्ट इलेक्टेड हो गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड हुए थे। इस बार डायरेक्ट हुआ, उसका संशोधन हो चुका है। अब जो है सही मायने में पता चलेगा कि किस पार्टी की कितनी दमखम जनता के बीच बची हुई है। और चूंकि मेयर और पालिका अध्यक्ष डायरेक्ट चुने जाएंगे, उसमें अभी तक कांग्रेस लगातार, खासतौर पर रायपुर के मामले में और 10 नगरीय निकाय नगर निगम है, उनपे दावा करती आ रही है कि इनमें हमारे महापौर हैं। इस बार वो बड़ी चुनौती उनको, उसको अपने परफॉर्मेंस को दोहराने की वो, और इसलिए बड़ी चुनौती है कि अब आपके पास पार्टियों का सपोर्ट वाला मामला नहीं है। अब आपको डायरेक्ट इलेक्ट होना है जनता के माध्यम से। जनता के माध्यम से इलेक्ट होने के लिए जब तक आप मजबूती के साथ और एकजुट होकर अच्छे मुद्दों के साथ शहरी मतदाता के बीच नहीं जाएंगे, तो मतदाता आपको नकार देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बड़ी बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने, इसके लिए कांग्रेस को बहुत जल्दी अपने आप को एकजुट करके समर में, चुनावी समर में कूद जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, शालिनी जी, आपने गंगेश जी को सुना, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड ऑफ द डे जनता तय करती है कि वो किस पार्टी के साथ है और क्यों है। आपने कहा कि बीजेपी सवाल उठा रही है दीपक बैज जी के नेतृत्व पे, लेकिन मेरा ये सवाल है कि चुनाव ही तो तय करते हैं कि आपका संगठन कितना मजबूत है, आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है और आप उसमें कितना अच्छा। अगर आप नहीं है तो दैट्स अ फेलियर। और क्या अगर निकाय चुनाव हार गए तो क्या उसके बाद भी दीपक बैज पर टिकी रहेगी पार्टी? देखिए अभिषेक जी, मैंने पहले ही कहा था, विधानसभा चुनाव के समय ही बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष जी बदल जाएंगे, है ना। और ये कयास शायद बीजेपी ने ही लगाया था। फिर उसके बाद कहा था कि शायद लोकसभा के चुनाव के समय भी बदल जाएंगे। ये टीका टिप्पणी हमेशा करते आए हैं।
और अगर कार्यकाल पूरा होगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष जी भी बदलेंगे। अभी उनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है और उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, तो वो जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं, अपनी पार्टी का निर्माण कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बोलने वाली या टिक्का टिप्पणी करने वाली बात है। ठीक। वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। अमरजीत जी, लॉबिंग की बात हो रही थी। मेरे ख्याल से लॉबिंग तो हर पार्टी में होती है, हर कोई जोर लगाता है। सभी को विधायक बनना है, सभी को टिकट चाहिए, सबको मुख्यमंत्री बनना है जो बड़े नेता होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लॉबिंग हर पार्टी में होती है। लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर। जिस तरह से हमने देखा कि एक बोल्ड स्टेप लिया आपकी पार्टी ने, रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे उनको हटा के फिर हम देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। डू यू थिंक कि कांग्रेस में वो ऑडेसिटी है इस तरह के बोल्ड स्टेप लेने की? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी आगे बढ़कर इस तरह से जो एक मजबूत निर्णय लेना होता वो कभी नहीं दिखता है। यदि दिखता तो निश्चित ही दीपक भाई जी लोकसभा चुनाव के पहले इनकी जगह कोई नए अध्यक्ष होते। लेकिन जिस तरह से 2 बार लगातार उस हारी हुई टीम के साथ ये कांग्रेस दल आगे बढ़ी चली आ रही है और अभी भी वो छोटे मोटे परिवर्तन की ओर ही उनका कप्तान वही रहेगा, जैसा कि शालिनी जी ने भी अभी कहा और पूर्व के वक्तव्य में भी सारा विषय यही आया। तो जब कप्तान वही रहेगा तो निश्चित ही कप्तान किसको पहले क्रम में उतारेगा, किसको दूसरे क्रम में उतारेगा, किस तरह से इनकी बैटिंग होगी, सारा सिस्टम इनका वही रहेगा। सिर्फ ये चेहरे कुछ नीचे के बदलने वाले, ऊपर का सिस्टम सारा वही रहेगा। और जिस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो सचिन पायलट है वो प्लेन क्रैश के एक ऐसे पायलट है जो कभी उस प्लेन में चढ़ना ही नहीं चाहे। छत्तीसगढ़ में उनके अगर गिने जाए दौरे तो उंगलियों में गिन सकते हैं। वो विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ के प्रभारी बने थे, लेकिन यदि मैं उंगलियों में गिनना चाहूं तो गिनकर बता सकती हूँ कि कितने बार आए होंगे छत्तीसगढ़ में। बहुत कम समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया और छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिवेश है, चाहे कांग्रेस पार्टी की यहाँ वस्तु स्थिति है, चाहे यहाँ का राजनीतिक परिवेश है, सचिन पायलट जी ने कभी भी इसको समझने का प्रयास नहीं किया। और यही वजह है कि सचिन पायलट जी ने उसी हारे हुए कप्तान को फिर से जिम्मेदारी दे दी कि आप नीचे की टीम में कुछ बदलाव कर लीजिए। तो ये जो है भूपेश बघेल की कॉपी वाला शब्द जो है निश्चित ही यहाँ चरितार्थ होता है, क्योंकि मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम कर रही थी। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने मोहन मरकाम को किनारे बैठाकर दीपक बैज को लाया और उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुए, फिर वो चुनाव हार जाते, फिर उनके नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव होते, वो चुनाव हार जाते, फिर नगरीय निकाय के चुनाव आ जाते हैं, फिर उनको बने रहने दिया जाता है और सिर्फ यह कहा जाता है कि नीचे कुछ बदलाव कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉपी सिस्टम वाला जो सिस्टम है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फेल हो चुके थे, वो उसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं और इसमें कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं होगा। नगरीय निकाय चुनाव जो तीसरा चुनाव है, जो सबसे छोटा चुनाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का अगर कोई काम करता है तो आप भी मानते होंगे ना कि बीते दो जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कड़ी टक्कर दी है। देखिए, चुनाव जो होता है, इसी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस भी थी, उनको भी लग रहा था विधानसभा चुनाव तो हम जीतेंगे ही, और फिर हमने ये देखा। देखिए, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हम जनता के बीच में जाकर लगातार काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है लगातार जितने हमने वादे किए थे सबको हमने पूरा करने का काम किया और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हमको 1 सीट का बस नुकसान हुआ, पूरी की पूरी सीटें हमने बाकी जो थी सारी जीती थी। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है। दूसरा, हमने मैदानी स्तर पर अभी से तैयारी कर दी है। हमारे लोग जो है चुनावी पर्यवेक्षक जो है तैयार हो चुके हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं। कांग्रेस जरूर अभी मंथन कर रही है कि दीपक बैज जी की टीम क्या होगी, लेकिन हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। हमने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां आरंभ से कर दी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की हमने तैयारी बहुत पहले आरंभ कर दी थी, विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत पहले आरंभ कर दी थी, तो हम मैदान पर उतर चुके हैं और इस बार निश्चित देखिएगा नगरीय निकाय चुनाव में भी पूरा दृश्य बदलेगा। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसी तरह से एक बड़ी जीत हासिल करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। शालिनी जी, मोटा मोटी बात ही कही जा रही है कि एक बोल्ड स्टेप लेने की एक भारी कमी है कांग्रेस में, जो केंद्रीय नेतृत्व है फैसला नहीं ले पा रहा है। चेहरे की कमी है या चेहरों को लेके कंफ्यूजन है, जिसके चलते इस तरह के हालात बन रहे हैं पार्टी के अंदर। इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि दीपक बैज जी जो है वो भूपेश बघेल की फोटोकॉपी है। अब ये विपक्षी अगर ये ऐसा मान रहे हैं तो ये उनकी सोच है। मैंने भी तो कहा था कि अजय चंद्राकर जी अन्ना हजारे जी की फोटोकॉपी हैं। वो एक अज्ञातवास में चले जाते हैं, फिर अचानक से जाग के आ जाते हैं। मैंने भी तो कहा अन्ना हजारे की फोटोकॉपी है अजय चंद्राकर जी। और ये अगर छाबड़ा जी ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं काम कर रही, वो सिर्फ मंथन कर रही है, तो ये शायद आपकी गलतफहमी है। आप अगर ये सोचेंगे सिर्फ पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, सामने वाला पढ़ाई नहीं कर रहा है, खेल कूद में समय व्यर्थ कर रहा है, तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि वो रात में क्या करता है, वो दोपहर में क्या करता है। ये भी सोचने वाली बात है। छाबड़ा जी, आप तो वरिष्ठ हैं, आप समझ सकते हैं
कि कांग्रेस कितने जमीनी स्तर पर रही है, तभी वो एक जब डूबते हुए समुद्र में जाकर अगर वो उभर के आई थी 2018 में भी, तो ये भी एक सोचने वाली बात है ना। हो सकता है कि उन्होंने अपनी तैयारी बहुत पहले कर दी थी, हार के बाद भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। पार्टी में चेंज तो हर समय होते रहता है, कहीं छोटे स्तर पर कभी बड़े स्तर पर, तो हो सकता है उन्होंने छोटे स्तर से ही पहले कार्य कर दिया हो। तो कार्य तो ऐसे भी हो ही रहे हैं। ठीक, गंगेश जी, किस तरह से जी। देखते कहाँ पार्टी में कहाँ समस्या है, कहाँ बदलाव की जरूरत है, और क्या सभी को खुश रखने की कोशिश हो रही है जिसके चलते इस तरह के हालात हैं कांग्रेस के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस में 2013 से 18 के बीच भूपेश बघेल जी का जो परफॉर्मेंस था, नो डाउट अमेजिंग परफॉर्मेंस था, और उन्होंने 68 सीटें जीत के उसके बाद उन्होंने विधानसभा में जी। अपना पदार्पण किया और मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, उसके परिणाम बताते हैं कि उन्होंने कितनी, अपना ग्राफ उनका कितना ऊपर गया। हालांकि वो लगातार भूपेश को भरोसा करके अभियान चलाते रहे, कैंपेन चलता रहा उनके नाम से, लेकिन परिणाम यह आया कि आप विधानसभा चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में जब आप उतरते हैं तो आपके ही यहाँ का कार्यकर्ता आपका विरोध कर देता है खड़े होकर कि आप 5 साल में हमारे लिए क्या किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संगठन को यहाँ पर कड़ाई से फैसला लेना चाहिए, जिस तरह भाजपा कड़ाई से फैसला लेती है, और ऊपर के स्तर में कुछ इस तरह का रद्दोबदल हो, इस तरह से बदलाव हो कि अच्छी टीम उभर कर सामने आए। और चूंकि देखिए, ये जो चुनाव आने वाला नगरीय का चुनाव है, ये यूथ का चुनाव माना जाता है। इसमें कम से कम सामान्य तौर पर दोनों पार्टियां इसको करती है, तो 70% जो है यूथ इसमें भाग लेते हैं और 30% सीनियर रहते हैं उनके गाइडेंस के लिए। यूथ इसलिए क्योंकि उनको मैदान में उतर कार्य करना है। कारपोरेटर बनेगा, कारपोरेटर का एक्टिविटी सुबह 6 बजे चालू हो जाती है, 6 बजे से लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारे वार्ड के पार्षद के यहाँ सुबह 6 बजे से लोग पहुंच जाते हैं, भैया हमारे ये काम है। और सुबह 6 बजे से लेकर कारपोरेटर रात को 10-11 बजे तक बिजी रहता है। इतनी मेहनत वाला काम है और इतना थैंकलेस काम है कहना चाहिए, और छोटी सी गलती हुई तो सारा चीज कारपोरेटर के ऊपर पड़ जाता है। तो हमें बहुत मेहनती, विनम्र और पॉपुलैरिटी गेन करने वाला व्यक्ति चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो कांग्रेस को इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी है। ऊपर आपस पे लोग सामंजस्य बना के नहीं, ऊपर पर अच्छे लोगों की टीम नीचे नहीं उतरेगी मैदान में, नीचे मैदान में उतरेगी तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम को चुनाव में देखने को मिलेगा। जैसा भी गणेश जी, विधानसभा लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव अलग होते हैं, हम सभी ये मानते हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट है क्योंकि उन्होंने दोनों ही क्षेत्र में विधानसभा लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या इतना कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए? क्या अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कांग्रेस को? नगरीय निकाय में दोनों बार, तब भी जब रमन सरकार थी तब भी कांग्रेस ने निकाय में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो क्या इसे हल्के में लिया जा रहा है इस बात को कि कांग्रेस अभी हारी है तो निकाय में भी ऐसे नतीजे होंगे? नहीं, मुझे लगता है अमरजीत जी का और भाजपा का भी जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ी सी कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसकी वजह से है। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन करने की तैयारी है, तो स्वाभाविक रूप से एक जनमानस का भी एक मंतव्य रहता है कि अगर 2 सरकारें ऊपर से एक पार्टी की है तो तीसरी भी जो बने तो वैसी ही बने, ताकि ट्रिपल इंजन होकर वो ज्यादा तेजी से काम हो सके। एक ये प्रभाव भी कांग्रेस को झेलना पर ये नैरेटिव सर बीजेपी बनाने की कोशिश करती है जी। कांग्रेस ये नैरेटिव कभी बनाने की कोशिश, बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि ट्रिपल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। डोंट यू थिंक? जी, इस नैरेटिव से जनता भी देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता को मैंने देखा, छत्तीसगढ़ की जनता भी इस मामले में बहुत समझदारी से काम लेती है। मालूम है संघर्ष करने से विकास नहीं होता है। अगर सामने अगर हमारे पास सरकार ऐसी रहेगी जिनसे आसानी से काम हो सके, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लोग पसंद करेंगे। तो एक इस संघर्ष से भी कांग्रेस को निश्चित तौर पर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता में इस तरह का परसेप्शन बनता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये एक परसेप्शन भी कांग्रेस के लिए चुनौती है। अपने अंदरूनी कलह को शांत करने के अलावा, अच्छे प्रत्याशी चयन के अलावा एक चुनौती ये भी है कि राज्य में भी अब भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उनसे अगर कोई काम कराना है फिर नगरीय निकाय में, तो आपको उसी का, अगर भाजपा का ही अगर जीत के आएगा वहां पर तो आसानी से काम करा लेगा। कांग्रेस का वहां पर जीत जाएगा, कहीं कहीं पार्टी का जो पॉलिटिक्स चलती है उनको काम नहीं मिलेगा, भैया उनके प्रस्ताव में उतने जल्दी विचार नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें जनता भी सोचती है, ऐसा नहीं जनता भी सोचती है। सर इस हिसाब से तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ज्यादा बेहतर है फिर, जैसे होता था कि महापौर का चुनाव जो है पार्षद ही कर देते थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन में तो भाजपा डोमिनेट कर जाएगी इस बार। इस तरह कांग्रेस ने अपने प्रभाव का उपयोग करके पिछली बार अपने पार्टियों के सहयोग से अपने सारे मेयर बना लिए। मुझे लगता है कि डायरेक्ट इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनता बहुत समझदारी से काम करती है। निश्चित रूप से देखना होगा कि
आगे क्या होता है और निकाय चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो नई टीम बनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा वो कितनी धरातल पर सफल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दीपक बैज जी को जिम्मेदारी दी गई है, अब संगठन में पुनर्गठन होगा, नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा, नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इससे क्या हासिल होता है ये तो खैर जो आने वाले चुनाव है उनके नतीजों के साथ स्पष्ट हो जाएगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।